2022 में एक ड्रामा आया था परिजाद। बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा था। ये जो किरदार आप देख रहे हैं, ये शख्स परिजाद से पहले भी मेरी नज़र में था, लेकिन मैंने इसकी एक्टिंग को, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में ज़्यादा ड्रामे नहीं देखता, तो इसकी एक्टिंग को मैंने परिजाद में देखा और मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा ज़हीन है, औरों एक्टरों से थोड़ा हटके है। इसका वो ड्रामा मेरे जहन में रह गया और फिर इसके कुछ वीडियोस मेरे सामने शायरी वाले या टिकटॉक के आने लगे और देखने वाले सोच रहे होंगे कि यार केशव, हम ड्रामों की वजह से नहीं देखते, हम 47 की वजह से आपको देखते हैं। तो लेकिन हम हिंदुस्तान पाकिस्तान से कनेक्टेड चीज़ों की डिस्कस करते रहते हैं। तो ये मेरा एक पुराना वीडियो अगर आप लोगों की नज़र में हो, तो मैंने ड्रामों का जिक्र किया था। उस में मैंने बड़े सारे सवाल पूछे थे, मुझे कई जवाब नहीं मिले थे और वो सारे सवाल पता नहीं कैसे जो इस शो के एंकर हैं तलहा अहद, जिन्होंने अदील अफज़ल का ये इंटरव्यू किया है, और तलहा अहद साहब का ये चैनल बड़ा कमाल का है। मैंने इस पर नज़र डाली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं इसका पूरा लिंक आप लोगों को देने वाला हूँ, आप पूरा सुनिएगा क्योंकि ये बड़ा कमाल का वीडियो है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ये जो शख्स है, इसने परतें खोली हैं पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री की, ड्रामा इंडस्ट्री की। तो मुझे लगता था कि मैं इन सवालों को कैसे कभी किसी से पूछ पाऊँगा, क्योंकि कोई शख्स राज़ी नहीं था। लेकिन ये शख्स ने इस तरह का इंटरव्यू करके मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। तो ये वीडियो उनके लिए जो हिंदुस्तान के अंदर मेरे जैसे सवाल रखते हैं। शुरू करते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद द कंडीशन, क्योंकि बहस होती रहती है और बड़ा दुख होता है कि हमारे दानिश्वर, हमारे आर्टिस्ट भी बहुत सतही लेवल पे हैं। उनसे आप कभी अगर उनकी बातें सुन लेंगे, दे आर सेक्सिस्ट, दे आर रेसिस्ट, दे आर पॉलिटिकली बाइस्ड। तो आप कहोगे कि यार तुम तो आर्टिस्ट हो, मतलब तुम लिखारी हो, तुम कोई एक्टर हो, अगर तुम्हारा ये लेवल है तो फिर खुदा ही हाफिज है ना, बाकियों से हम क्या गिला करें। आपके मुल्क में यूनियन नहीं है, आपके मुल्क में वर्किंग आवर्स नहीं है। मुझे जब बुलाते हैं, मुझे पर डे के हिसाब से बुलाते हैं, पर शिफ्ट नहीं बुलाते। ठीक है, मैं पर डे जाऊंगा, वो मुझे जितने बजे छोड़ें उनकी मेहरबानी। मेरा चेक मुझे कब मिलेगा ये भी उनके ऊपर, ये भी उनकी मेहरबानी, क्योंकि मुझे जलील होना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर एसोसिएशन भी है और पर डे भी होता है, शिफ्ट भी होता है, लेकिन अभी पर डे वाला काम चल रहा है और सब सिस्टमेटिक काम होता है। मुझे मिन्नतें करनी पड़ेंगी, मुझे मीठा मीठा बनना पड़ेगा, सर दे दें, सर भेज दें, फिर बीच में एक दिन गुस्सा दिखाना पड़ेगा। मेरी रकम मुझे 6 महीने बाद मिलेगी। इतनी सी रकम होगी, वो मुझे 6 महीने बाद मिलेगी। नहीं, हमारा चेक यहाँ 90 डेज़ के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसमें शूट के भले ही कितना दिन लग जाए, टेलीकास्ट के 90 दिन बाद आपको आपका चेक बाइज्जत पहुंचा दिया जाता है। एक्टर्स सेट के ऊपर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलते, उधर शूट हो रहा है, एक्टर ने अपने आप को होटल के कमरे में बंद किया हुआ है कि पहले मेरे पैसे दो। जो पुराने एक्टर्स हैं वो मौके पे ही पैसे लेके जाते हैं, तो जो ऐसे करते हैं उनको ये पैसे दे देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई जी हजूरी और चापलूसी नहीं करनी पड़ती है। मैंने बताया ना कि अपने आप अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आपका काम बोलता है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन हाउस दोबारा बुलाता है, आपको कास्टिंग वाला दोबारा बुलाता है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई जी हजूरी नहीं करनी होती। जिसका 10 लाख है ना वो निकल जाएगा, जिसके 10,000 है वो नहीं निकलेंगे, वो वहां से रहेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई लेबर लॉज नहीं है, कोई सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ ये सब कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट भी होता है बड़े आर्टिस्टों के साथ, क्योंकि वन डे टू डे वालों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो तो सुबह आते हैं, शाम को काम किया,
पर डे पेमेंट लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे लॉज भी हैं, और जो आपको लेके आता है वो उसकी जिम्मेवारी होती है। व्हाट्सएप्स चल रहे हैं। आप ये जितना बंदा लेकर आते हो दिहाड़ी पे ही तो लेबर की तरह आता है। मुझे कसम से, हम तो चले, फिर वही बात है कि अल्लाह का करम है ना, जैसी तैसी रूखी सूखी खा रहे हैं, अच्छी जिंदगी चल रही है। पर यार जब आप लेबर को देखते हो ना, जब आप डीओपीस को देखते हो, जब आप लाइट पर्सन्स को, साउंड पर्सन्स को देखते हो कि आप वो सुबह से काम करें, आप उनको खाना जब देते हैं ना, नहीं यार, आप उन्हें लेबर ना कहें यार, वो तो मतलब वो नहीं है तो उन्हें लेबर ना कहें प्लीज़। वो तो मेन स्ट्रीम के लोग हैं जिनकी वजह से शो बनता है। डीओपी का नाम लिया आपने, उसको लेबर आप कैसे कह सकते हैं? देखा जाए तो एक्टर भी लेबर है, ए ग्रेड आर्टिस्ट भी लेबर है, वो ठीक है, लेकिन लेबर सिर्फ वही होती है जो हार्ड वर्क ज़्यादा करती है। तो ये दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेबर लेबर मीन्स कि जो स्पोर्ट बॉयज़ हैं, जो आप कह सकते हैं सेटिंग वाले को भी आप कह सकते हैं, हालांकि नहीं, वो एक आर्ट डायरेक्टर हैं। उसके अलावा आप इन्हें कह सकते हैं जो वन डे टू डे होते हैं, जूनियर्स होते हैं, ठीक है, या कोई वहाँ पे कारपेंटर टाइप हैं, उन्हें तो आप लेबर कह सकते हैं, इन्हें नहीं। और बात रही खाने की, खाना बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। मैं आगे अगर कुछ आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा खाने के बारे में भी। ये हमारे जो चैनल्स हैं ये टीवी के एडवर्टीजमेंट से भी कमाते हैं, यूट्यूब पे ड्रामा लगा के वहाँ से अरबों कमाते हैं, फिर नेटफ्लिक्स को बेच देते हैं, बसों को, जहाज़ों को बेच देते हैं। इनका जितना बस चलता है ये उस प्रोडक्ट से निचोड़ते हैं, लेकिन 2 वक्त का खाना अच्छा नहीं देते। क्या आपकी, और क्या खाना तो दाल होती है, दाल होती है और ये गंदी चिकन होती है जो अनहेल्दी है, खानी नहीं चाहिए। यार उसमें ही कंजूसी करते हो आप। पानी नहीं देते साफ। एक्टर के लिए मिनरल वाटर आएगा, वो भी बड़े एक्टर के लिए। नहीं जी, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा होता है। वो ठीक है, प्लेटफॉर्म्स कई सारे हैं, आप तो उन प्लेटफॉर्म्स का नाम ले रहे हैं, इससे पहले कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी थे जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में ड्रामास बिकते थे और केबल नेटवर्क को बिकते थे, ठीक है, उनके पास भी राइट्स चले जाते थे। बट अब क्योंकि यूट्यूब की वजह से चीज़ें कॉमन हो गई हैं, हर जगह चीज़ें पहले पहुंच जाती हैं। और ये आप मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट, मैं मेन स्ट्रीम में काम करता हूँ, मैं बड़े चैनल्स में काम करता हूँ, मैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हूँ। मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा जो पैसे ही नहीं देते। अब वो एक अलग और वो एक अलग दुनिया है जहाँ पैसा ही नहीं मिलता, इज्जत ही नहीं मिलती। मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। मेरा उस पे बैक स्टेज बहुत काम वक्त गुजरा है, मेरा कैमरे के पीछे भी बहुत टाइम गुजरा है। मैं क्रू के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करता हूँ, साउंड वाले के साथ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे फिल्म मेकिंग के अंदर इंटरेस्ट है। तो मैं डीओपी के साथ ही बैठूंगा, मैं साउंड वाले के साथ भी बैठूंगा, एडी के साथ भी होगा। और ये अपनी तबीयत के लोग होते हैं ज़्यादातर, कॉलेजेस के या मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आने वाले लोग, तो खाना भी इनके साथ खा लेता हूँ। भाई कास्ट सिस्टम है, आप अगर ए कैटेगरी के एक्टर है ना तो उस टेबल पे बैठे, वो हैं तो वहाँ जाएं। अगर आप इसके साथ बैठने लग गए तो लोग आपको जज करेंगे। But this is happening. दिस इज हैपनिंग, ये सब करते। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर खाना सबके लिए एक जैसा आता है, एक ही कैटरर से आता है। जो भी कैटरिंग वाला होता है वो सबके लिए सेम सब्जियाँ, सेम दालें, सेम सारी चीज़ें आती हैं। पानी भी सेम आता है। बहुत ज़्यादा कभी हो गया तो आउटडोर में पानी ख़त्म हो सकता है, लोकल पानी आ सकता है, या कैंपर्स आ सकते। कैंपर्स भी रेयर, मुझे नहीं याद आता है, ठीक है। फर्स्ट तो जो मेन लोग हैं उनके लिए बॉटल्स होती हैं, उसके अलावा बड़े वाली बकेट्स होती हैं जो बिस्लेरी के बड़े 20 लीटर के कैंपर्स होते हैं, वो भी बिस्लेरी के। और मुझे याद ही नहीं पड़ता कि हाँ कोई म्यूनसिपल वाला पानी, ऐसा तो नहीं होता है। और खाना सबका एक क्लास होता है। हाँ, लगता 2 जगह ज़रूर है, एक्टर लोग अलग लेते हैं और टेक्नीशियंस अलग लेते हैं। फिर आप जो बात कर रहे थे लेबर वाली, तो उसके लिए लाइट डिपार्टमेंट, स्पॉट डिपार्टमेंट और आर्ट डिपार्टमेंट,
या डायरेक्शन डिपार्टमेंट, ये भी एडी लोग सारे इकट्ठा खाते हैं, लेकिन खाना एक तरह का होता है, ठीक है। क्योंकि जब स्टार या डीओपी ये या प्रोडक्शन वाले, ये सारे लोग अगर वैनिटी में बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बाकी लोग अपने अपने रूम्स में, अपने अपने मीन्स की जो भी जहाँ पे भी शूट चल रहा है, शूटिंग प्लेस पर, हालांकि कोशिश यही रहती है कि जहाँ पे खाना लगा है, क्यू लगी हुई है, वहीं आसपास खा लिया जाए। तो खाने का तो बाकायदा भैया इन्होंने ही काम करना होता है। अगर ये खाना भरपेट और अच्छा नहीं खाएंगे तो काम कैसे होगा आगे? तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम का मैकेनिज्म, हमने कसम खाई, हमने जुगाड़ लगानी है, हमने मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना, प्रोसेस नहीं करना। सब प्रोसेस यही है, मैं एक्टर हूँ ना, मेरे साथ डायरेक्ट डील ही नहीं होनी चाहिए। बाकी दुनिया कैसे करती है? एक्टर्स की एजेंसी है, एक्टर की यूनियन है, वो जाने उनका काम जाने, वो मुझे पैसे भी निकलवा के देंगे, वो मेरे सारे मामलात देखेंगे। यहाँ पे यहाँ मैंने ड्रामास किए हैं ना, ड्रामा होने के, मेरा एक्ट होने के, मशहूर होने के 3 महीने बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। मैं क्या पढ़ूंगा उस कॉन्ट्रैक्ट को? अब मैं क्या कर सकता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट का? आप मानेंगे कि मैंने एक प्ले किया और उसके पैसों के लिए मैंने कॉल की, तो उन्होंने मुझे कहा यार चेक आपका तैयार है, अकाउंट में पैसे नहीं है। सही। मैंने कहा इतना बड़ा चैनल है। अच्छा, ये चैनल था और ये चंद हजार हैं जो आपने मुझे देने, चंद हजार, लाखों में भी नहीं है। ठीक है। वो लाखों में तो पहुंचे नहीं अभी तक, लाख वाली तो नौबत ही नहीं आई ना। वहां तक आऊंगा तो फिर मैं ऐसी बातें भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं, चूंकि मुझे नहीं मिल रहा था, मैं कह रहा मैं नहीं जानता कि वहाँ पर किस तरह की कितनी पेमेंट्स हो सकती हैं एक आप जैसे आर्टिस्ट की पर डे या पर शिफ्ट, बट क्योंकि आप परिजाद में एक अच्छा खासा करेक्टर करके गए हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नो डाउट। मैंने वो जो ट्रैक आपका देखा है, बट पेमेंट सबकी होती है भाई जी, सबकी। और किसी को तरले नहीं करने पड़ते हैं, और किसी को ये तो कोई भी छोटे से छोटा चैनल भी नहीं कहता है कि जी चेक तो आपका तैयार है लेकिन ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ तो सुन के वाकई में हंसी आ रही है। अच्छा हाँ, मैं उसका जवाब भी दे दूं कि यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर है बीच में, यहाँ बीच में एजेंसी है जो एक्टर से ही डील करती है, प्रोडक्शन हाउस नहीं डील करता है। प्रोडक्शन हाउस का कोई काम नहीं है बीच में डील करने का, वो दिन हवा हो गए। और मेरे को लगता है कि हमारे इंडिया में बहुत पहले तो ओपनली कास्टिंग का काम नहीं था, लेकिन बैंडेड क्वीन के बाद, बैंडेड क्वीन से कास्टिंग डायरेक्टर्स बड़े सारे सामने आ गए और बड़े सारे लोगों ने एजेंसीज खोल ली हैं। पहले चुपचाप होता था, पहले काम कैसे होता था, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ कि हम जिस भी प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे वहाँ हमें मतलब डायरेक्शन डिपार्टमेंट से ये कह दिया जाता था कि अरे यार एक छोटा सा रोल है, कोई तुम्हारा यार दोस्त हो तो बुला लो। तो इस तरह से चीज़ें बुलाई जाए, और बड़े आर्टिस्टों के लिए भी कि हाँ ये रोल्स हैं, तो एक खबर सी फैल जाती थी कि हाँ उसके लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। और ये कास्टिंग वालों का ही काम है पेमेंट दिलवाना, और पेमेंट अगर रुकती है तो वो आप कास्टिंग वाले को पकड़ते हैं। एनीवे नेक्स्ट। एक तो ये कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, और इंडिया में अगर OTTs ज़्यादा आई हैं ना, तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये वहाँ IT फ्लरिश किया है। वहाँ सैकड़ों ऐप्स हैं भाई। IPL और क्रिकेट के मैचेस की जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो ऐप्स हैं, ठीक है। वहाँ गाड़ी का, टूरिज्म का, मतलब दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं, वहाँ IT फ्लरिश किया है। IT फ्लरिश किया है तो कंटेंट भी फ्लरिश किया है। वेस्ट का जितनी इन्वेस्टमेंट है, उनको पता है इंडिया सबसे ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, 1 बिलियन लोग बैठे हुए हैं भाई, तो वो इंडियन कंटेंट को तो लगाते ही लगाते हैं। लेकिन अगेन उसमें क्रिएटिविटी भी तो फिर उस लेवल की, ये उनकी प्रेफरेंस है। नहीं, क्रिएटिव लोग यहाँ पे भी है, लेकिन हमें अभी तक कोई ड्रामा, आप मतलब मुझे अगर बताएं ना कि यार पाकिस्तान से आप कैसे नेटफ्लिक्स, आप राब्ता कहाँ से करोगे? पाकिस्तान से अगर आपने नेटफ्लिक्स को अप्रोच करना है, जो कि मैं तो इतना नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी अप्रोच नहीं किया, बट व्हाट आई हैव हर्ड, वी आर ऑपरेटेड फ्रॉम नेटफ्लिक्स इंडिया। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, तो हमें दुबई जाना पड़ता है। तो दुबई से आप
फिर रास्ता बम्बई से आप, ये कौन सा रास्ता है पहुंचने का? ये कभी भी आप नहीं पहुंचेंगे। Z5 आया, Z5 ने 5 वेब सीरीज आपके मुल्क की उठाई बनाई, आपने Z5 को बंद कर दिया। ओहो हो, पाकिस्तान से पैसा इंडिया जा रहा है और उसी पैसे के वो बम लेके हमको मार देंगे। अपने आर्टिस्ट को ब्लॉक करने के लिए कि वो मजबूर होके वापस इन्हीं के लिए काम करे। डू यू थिंक ये भी स्ट्रेटेजिकली, ये स्ट्रेटेजिकली है। सही, यस, दिस इज स्ट्रेटेजिकली। और दिस कम फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दिस या political मेनली फ्रॉम पॉलिटिकल। लेकिन पॉलिटिकल का तो देखें, एक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट चाहती है हमारा आर्टिस्ट जो है ना वो इतना को ब्लैकमेल हो कि वो मेरे पास आए कि सर 23 मार्च का कोई प्रोजेक्ट दे दें, 14 अगस्त का कोई प्रोजेक्ट दे दें, 6 सितंबर का कोई प्रोजेक्ट दे दें, और मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं। फिर मैं उन पैसों की V8 लूँ और फार्म हाउस बनाऊँ और एक घटिया गाने, घटिया चीज़ें वो निकालूँ। अल्फा ब्रावो चार्ली भी किसी टाइम की बात आप कर रहे हैं जब कंटेंट वाले कंटेंट बनाते थे। आप कंटेंट वाले कंटेंट नहीं बना रहे, अब कंटेंट भी कोई और बना रहा है, आपका सिर्फ बस ताल्लुकात है। ठीक हो गया? स्टेट तो होगी, स्टेट तो करेगी ना, उसने तो अपना प्रोपेगेंडा करना है। आपका जो आर्टिस्ट है और आपका जो प्रोड्यूसर है और आपका जो राइटर है वो इतना एवरेज है कि वो कहता है यार OTT आ गया तो मेरा क्या तो हो? मेरा क्या हो। Yeah. ये जितने चैनल्स हैं ये YouTube से ज़्यादा कमा रहे हैं इस वक्त, तो OTT आएगा तो फिर कौन YouTube पे ड्रामे देखेगा? आप ये ड्रामा OTT पे 100 रुपये दे के तो नहीं ऐसे ही। देखोगे Yeah. फॉर श्योर। Yeah. आपको YouTube पे जो मिल रहा है। तो सबको बचाना है अपना अपना बिजनेस, नंबर 1, और दूसरा चूंकि पाकिस्तान इज अ हेवन फॉर इनकॉम्पिटेंट पीपल एंड एवरीवेयर द सिस्टम इज इट इज अ लग्जरी फॉर इनकॉम्पिटेंट पीपल। जो थोड़ा सा भी कॉम्पिटेंट होगा या लॉयल होगा वो सड़ सड़ के मर जाएगा, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, फौज में हो, पॉलिटिक्स में हो, रिलीजन में हो, वो जहाँ भी होगा। कॉम्पिटेंट और लॉयल आदमी की इस मुल्क में सिवाय ख्वारी के और कोई जगह नहीं है। सो इसलिए हम OTT बना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा एम्बिशियस लग रहा हूँगा, मैं OTT बना भी सकता हूँ, मैं OTT चला भी सकता हूँ। दिस इज़ हाउ आई फील। सिर्फ इस शर्त पर कि एक बार मेरे साथ आर्टिस्ट और क्रू इस शर्त पे राजी हो जाए कि हम लाइफ टाइम इनकम पे जाएंगे। हमको अभी 10 लाख नहीं चाहिए, हमें अभी मुफ्त में काम करते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन ये स्टेप लेने को हम तैयार नहीं। हम एक प्लेटफॉर्म क्या मैं कह रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गिल्ड बनाने को तैयार नहीं है। उसमें इनके अपने मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडिड हूँ, आप वहाँ कभी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लें, आप कहेंगे यार ठीक है, इन दानिशोरों से तो फिर हमारे फैंस ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी फिर कोई अकल है। Have you ever thought of leaving Pakistan? जनाब जी, बड़ी सारी बातें इस वाले पार्ट में कही हैं, सबके जवाब तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं कह देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये वाला वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ये किसी और का वीडियो है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पाकिस्तान से एक रिएक्शन वीडियो आया था मेरे वाले वीडियो पे, जिसमें मैंने पेवा के बाज़ारों में मैं वो शिजरे ढूंढ रहा था। तब पाकिस्तान के एक चैनल ने, जो कि हस्बैंड वाइफ का चैनल है, जो कि बड़े सारे वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, तो मुझे याद आया कि यार मैं वैसा कर सकता हूँ। तो मैंने ये एज इट इज़ ना उठा के, मतलब मैं इसमें अपनी बात कहना चाहता था, तो फिर मुझे लगा कि मैं रिएक्शन वीडियो क्यों ना कहूँ इसका। वो ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो मेरी फील्ड से जुड़ा हुआ था। दूसरा, नेटफ्लिक्स, और आपने कहा कि बिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर हैं। यस, बिल्कुल हैं, और नेटफ्लिक्स से आप लोग रब्ता नहीं कर सकते। मुझे पता चला था पीछे कि Z5 को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया, और पीछे ये भी पता चला था कि फ्री हो गया था। और आपने सही कहा कि हाँ, एक्टरों को ब्लॉक करने के लिए, उनको रोकने के लिए कि नहीं आप कहीं और ना जाएं। और जो आपने लास्ट में ये कहा ना कि आप कर सकते हैं, आई नो कि आप कर सकते हैं। आपकी बड़ी सारी कमाल की बातें और सच्ची बातें सुन के कम से कम ये तो पता चल रहा है कि आप एक नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म, यानी कि पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स, आप अपने मुल्क में रन कर सकते हैं। बस आपको आपका क्रू अगर हेल्प करता है। और अब बात मेरी कि सेम फॉर्मेट पर मैं भी तो कितने वक्त से प्लान कर रहा हूँ कि हाँ, पार्टीशन पर
कुछ स्टोरीज़ हैं जिन्हें करने का प्लान चल रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा, शायद इस साल पूरा हो ही जाएगा। अच्छी वाइब्स मिली हैं, मिल रही हैं, मिलेंगी, और वो भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो दो चीज़ें हो गई हैं, एक तो मेरे बड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, और दूसरा ये है कि इस वीडियो के बाद मैं अभी तक, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, तो मेरा एक सवाल और जवाब ये है कि सवाल ये है कि क्या आप मुझसे, यानी कि हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक अपना शो लेके आएं, और उस शो में अगर हमसे लोग जुड़ें जो हमसे फ़िलहाल कोई उम्मीद ना करें, और दूसरा ये कि हाँ, हम ऐसा करने जा रहे हैं। और अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हिमायती हैं, हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे वेल विशर हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बस ये वीडियो में दो बड़ी बातें थी। एक तो मैं अपनी ये वाली बात कहना चाहता था, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने मेरे एंड वाला पार्ट, ये वाला सुना होगा या सुन रहे होंगे, लेकिन पता नहीं कभी तो सुनेंगे ये। तो बस मैं कहूँगा कि तलहा अहद साहब का जो ये पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 16 है, इसका मैं पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप इसे पूरा सुने। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं जो हमारे चैनल से रिलेट करती हैं, मसलन हिंदू मुस्लिम के साथ रिलेट करती हैं, और ओरिजिनल बातें हैं। तो वो आपको ये वाला पूरा वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। वीडियो लंबा हो गया शायद, बट जो भी है, आपने हमारे 1.5 घंटे के वीडियोस भी सुने हैं, तो ये उतना लंबा नहीं है जितना ओरिजिनल वाला लंबा है। तो शुक्रिया। और मुझे परिज़ाद बहुत अच्छा लगा था, और बाकी जो लोग अब ड्रामे वाला वीडियो देख रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान के लोग हैं तो वो जान लें कि मैं इंडिया की तरफ से वो पहला असिस्टेंट डायरेक्टर था जिसने हुमायूं सैयद के साथ मेरे पास तुम हो वाले हुमायूं की बात कर रहा हूँ, मैंने 2007 में या 8 में मैंने वो फिल्म की थी जिसका नाम था मैं एक दिन लौट के आऊँगा। ये बात मैं हालांकि 1-2 बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये ड्रामा से रिलेटेड है, तो मैंने पिछले दिनों हुमायूं सैयद को एक मैसेज किया था कि भाई तुमने हमें पहचाना या नहीं पहचाना। तो उनका जवाब आया था कि मुझे याद है। तो वो बड़े लोग हैं, खैर वो शुरू से ही बड़े थे। वो ये किस्सा अलग से बताऊँगा, कभी तो बताऊँगा। शुक्रिया।